पहले मैं यहाँ पे पीछे इमिग्रेशन पे गया तो इमिग्रेशन वालों ने यहाँ भेज दिया और यहाँ आप बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ 2 दिन का वीज़ा मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। और बहुत महंगा बिकता है ये, और देखने से तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। अब टेस्ट करके देखते हैं ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। एक नया सफ़र हमारा शुरू हो चुका है और इसमें होगा कतर, बहरीन और सऊदी अरेबिया। लेकिन इस ब्लॉग के अंदर कतर वीज़ा ऑन अराइवल पाकिस्तानी पासपोर्ट पे किस तरह से हासिल करना है, ये सारा तरीका आज हम आपको बताएंगे। होटल बुकिंग, टिकट, रिटर्न टिकट ज़रूरी है या नहीं, और कहीं कितनी फ़ीस अदा करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें हम इस ब्लॉग के अंदर शामिल करेंगे। मेरे साथ है जवाहर, हारून और टीपू हस्बे मामूल। ये मुझे छोड़ने भी आते हैं और लेने भी आते हैं। तो अभी बस टाइम हो गया, चेक इन शुरू हो चुकी है। अंदर चलेंगे और अंदर चल के सारा आज का ये सफ़रनामा आपको दिखाएंगे। चेक इन काउंटर अभी तकरीबन 15 मिनट पहले ओपन हुए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी रश है। 5 काउंटर इस वक्त इस एयरलाइन पे ओपन है, लेकिन 5 पे बहुत ज़्यादा रश है, तो हमें यहाँ से निकलते हुए तकरीबन कोई आधा घंटा तो लग ही जाएगा। जी तो भाई, चेक इन और इमिग्रेशन आराम से हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत अहम है वो याद रखिए। आमतौर पे ट्रैवलर क्या करते हैं कि होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट वगैरह तो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कतर वीज़ा ऑन अराइवल के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो देखते हैं चेक इन काउंटर के ऊपर पोलियो वैक्सीन कार्ड, जो कि नादरा की वेबसाइट से निकलता है। तो वो वैक्सीनेशन आपकी होना बहुत ज़रूरी है, वो कार्ड उन्होंने चेक किया। इसके अलावा कतर जो वीज़ा ऑन अराइवल है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, 2 नाइट्स का आपने डिस्कवर कतर से होटल बुक करना है, कहीं और से नहीं। डिस्कवर कतर की वेबसाइट पे जाइए, 2 नाइट्स होटल बुक कीजिए, और आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए जहाँ से आप जा रहे हैं, या ऑनवर्ड टिकट। मुझसे उन्होंने कहा कि रिटर्न टिकट नहीं है आपकी। मैंने कहा मैंने कतर से आगे रियाज जाना है, उसकी टिकट मेरे पास है, तो वो मैंने उनको दिखा दी। इसके अलावा होटल बुकिंग वगैरह उन्होंने नहीं देखी, वैक्सीन कार्ड देखा। और जब चेक इन से मैं दोबारा गया इमिग्रेशन के ऊपर, तो इमिग्रेशन वालों ने सिंपली पूछा आप क्या करते हैं, कहाँ जा रहे हैं। मैंने सब कुछ बताया, तो उन्होंने स्टैम्प करके, एग्ज़िट स्टैम्प करके पासपोर्ट मुझे पकड़ा दिया। तो बहुत मतलब सिंपल था, सब ओके था। बस ये चीज़ें साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँगा कतर पहुँच के भी कि कतर वीज़ा ऑन अराइवल के लिए वहाँ पे क्या कुछ दिखाना पड़ता है, वो क्या मांगते हैं। क्योंकि लाहौर के CIP लॉन्च में अभी मैं बैठा हूँ। यहाँ से तकरीबन 45 मिनट बाद बोर्डिंग शुरू हो जाएगी, फिर हम उधर चले जाएंगे। और अभी कुछ हल्का फुल्का यहाँ से लेते हैं। मूड बिल्कुल नहीं है, आमिर भाई के घर अभी बिल्कुल फुल होके आए हैं, लेकिन फिर भी चलें आपको ये CIP लॉन्च दिखाते हैं, जो कि अब ये वाली जो इनका एरिया है ये चेंज हो चुका है। मेन्यू यहाँ का हस्बे मामूल वही है, पैटीज़ है, गुलाब जामुन, सुभान अल्लाह पता नहीं कैसे हैं, और यहाँ पे एक सैंडविच टाइप है कुछ, और ये बिस्किट रखे हुए हैं, आगे फ्रूट केक है, और ये बन यहाँ पे रखी हुई हैं, ड्रिंक्स, कोक, स्प्राइट, और यहाँ पे ये चाय, ठीक है। और इसके साथ अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो बस यही इसका मेन्यू है, ये हमेशा की तरह। लेकिन मैं आज कुछ भी नहीं लूँगा, पानी तक पीने का भी दिल नहीं है। बोर्डिंग का वक्त हो चुका है, अनाउंसमेंट हो गई है, और अभी चेक इन काउंटर पे जो हजरात बैठे थे वो आए, उन्होंने बताया कि आपका गेट नंबर 21 नहीं है बल्कि 12 है। तो हमने कहा कि 21 इसके ऊपर लिखा है, तो उन्होंने बताया कि चेंज हो गया। तो ऐसा भी हो जाता है समटाइम, जब आप सफ़र करें तो जो बोर्डिंग पास के ऊपर आपका गेट नंबर लिखा होता है वो तब्दील भी हो जाता है। तो ये मेरे पीछे 21 गुजर गया और वो सामने 12 है अभी। बोर्डिंग के लिए लाइन लग चुकी है और अभी 3:50 हो गए हैं। सुबह सादिक वो 3:51 पे है, तो अभी फ़जर की नमाज़ यहीं पढ़ लेते हैं। लाहौर एयरपोर्ट के 12 नंबर गेट के बिल्कुल बैक साइड पे यहाँ मस्जिद है, तो ये पढ़ के चलते हैं। इंशाअल्लाह ताला 5 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच जाएंगे। 4:20 पे फ़्लाइट है। बोर्डिंग में लेट आने वाला आइडिया हमेशा कारगर नहीं होता, आज भी यही किया, सबसे आखिर पे आए। लेकिन सीन कुछ यहाँ पे ऐसा है कि इनका टाइम बहुत कम अभी बचा, और इन्होंने सब लोगों को वहाँ से उठा के तो जो बोर्डिंग गेट है यहाँ पे यहाँ खड़ा कर लिया। तो अब आगे जाके मैनेज करेंगे, क्योंकि जो पैसेंजर अंदर जाते हैं वो अपना लगेज रखते हैं, टाइम लगता है। तो लोग जो है ना थक गए हैं। आगे थोड़ी सी कंप्लेंट भी कर रहे हैं कि भाई ऐसी बोर्डिंग क्या, ये पहली मरतबा देखी। लाइट भी अब तो बंद हो गई। खैर ये पार्ट ऑफ जर्नी है, लेकिन जैसे मैं कहता हूँ कि आखिर पे जाओ आराम से बैठ जाओगे, तो कभी कभी वैसा नहीं भी होता। 21 है।
Okay, 21 left side. थैंक यू। बोर्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई और सेकंड लास्ट पैसेंजर मैं ही था जहाज़ में बैठने वाला। इस जहाज़ के अंदर ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो कि मस्कत जा रहे हैं काम के सिलसिले में, और जहाज़ बिल्कुल फुल है। इस वजह से भी क्योंकि ये दोहा और सऊदी जाने के लिए एक सस्ती टिकट थी, तो कुछ लोग सऊदी और दोहा के भी इसके अंदर शामिल हैं। लाहौर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते ही तमाम मुसाफिर सो गए और ये मस्कत पहुंचते तक सोए ही रहे। उसकी वजह यह है कि सलाम एयर एक बजट एयरलाइन है जिसके अंदर खाना सर्व नहीं किया जाता। जैसा कि मैंने लाहौर से दोहा के लिए जब फ़्लाइट सर्च की तो सबसे सस्ती ऑप्शन यही मिली और ये मुझे 83,000 रुपये की टिकट मिली। इसके अलावा बाकी तमाम एयरलाइंस 1 लाख रुपए से ऊपर थी। अब जब कीमत का इतना फ़र्क हो तो फिर एयरलाइन भी कंप्रोमाइज़ करती है और उसमें खाना वगैरह सर्व नहीं किया जाता। हाँ, अगर आप पैसों से ख़ुद ख़रीद के खाना चाहें तो आप खा सकते हैं। बहरकैफ हमारा ये सफ़र इसलिए बहुत अच्छा रहा कि सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के निकले थे, तमाम लोग सो गए और जब आँख खुली तो पायलट साहब अनाउंसमेंट कर रहे थे कि हम मस्कत पहुँचने वाले हैं। बस कुछ ही देर के बाद जहाज़ मस्कत एयरपोर्ट पे लैंड कर गया और फिर 10 मिनट के अंदर ये टैक्सी की तरफ चला गया। मस्कत एयरपोर्ट पे फ़्लाइट अपने शेड्यूल से कुछ 10 मिनट पहले ही लैंड कर गई। जो थोड़ा सा ताख़ीर से उड़ी थी वो उसने कवर कर लिया और तकरीबन 10 मिनट पहले ही यहाँ पे लैंड कर गए। तो ये रहा जनाब मस्कत एयरपोर्ट, सलाम एयर, और इधर भी सलाम एयर। और एक बार फिर मस्कत के बहुत ही उम्दा इंतहाई खूबसूरत एयरपोर्ट पे दोबारा से लैंड किए। पहले आए थे जब कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा था, हया कार्ड पे एंट्री मिल गई थी, तो अब तो ट्रांसफ़र है। अब यहाँ से मेरी फ़्लाइट जो नेक्स्ट है वो तकरीबन 10 घंटे के बाद कतर के लिए होगी। लेकिन ये एयरपोर्ट यकीन कीजिए बहुत शानदार और उसकी तमाम फैसिलिटीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है। कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए यहाँ पे तफसीलात दी गई हैं और बहुत सारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है यहाँ पे। उसके लिए यहाँ इस तरफ जाना होगा। बोर्डिंग पास जो आपको लाहौर एयरपोर्ट से मिल जाता है वो स्कैन करेंगे और अंदर जाएंगे। ट्रांसफ़र दरअसल वही गेट होता है जहाँ पे अगर आप मस्कत से आते हैं अपनी चेकिंग करने के बाद इमिग्रेशन जहाँ पे होती है, उसके बाद जो आप अंदर गेट्स की तरफ आते हैं तो वही ट्रांसफ़र के लिए सेक्शन है। यहाँ पे बहुत से लोग जो अपनी फ़्लाइट मस्कत से ले रहे हैं वो भी इधर से आ रहे हैं, और जो ट्रांसफ़र वाले हैं उनके पास भी बोर्डिंग पास होता है तो वो भी यहीं पे आ गए। तो अब मुझे भूख बहुत लगी हुई है। ये आ गया यहाँ का शॉपिंग एरिया जो कि ड्यूटी फ्री शॉप बताया जाता है। तो इसके साथ ही ऊपर यहाँ पे एक लॉन्ज, बहुत ज़बरदस्त लॉन्ज है। सबसे पहले मैं उसकी एक्सेस लूँगा क्योंकि मेरे पास 10 घंटे हैं, तो मैं देखूँगा कि उसके बाद भी अगर कोई अवेलेबिलिटी हुई तो कोई और लॉन्ज भी एक्सेस करेंगे। मस्कत एयरपोर्ट पे आपको वाईफाई फ्री भी मिल जाता है जहाँ पे आपको नंबर ऐड करना। मेरे पास ओमान का तो नहीं है, पाकिस्तान का ऐड करता हूँ और फिर उसके बाद देखता हूँ कि वो चलता है, क्योंकि रोमिंग ऑन है तो OTP चाहिए तो वो OTP आ जाएगा। इस एयरपोर्ट के 5th फ्लोर पे सारे होटल्स और लॉन्ज इधर ही हैं। ये देखिए सारे, कुछ होटल्स हैं, कुछ लॉन्ज हैं, मुख्तलिफ़ एयरलाइंस के, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के। और ये वो शॉपिंग ड्यूटी फ्री एरिया जहाँ से हम ऊपर आए। ये सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सारा, वो उधर पीछे देखिए वो भी है। और लास्ट टाइम जो हमने ट्राई किया था वो इधर ऊपर है मजान। ये बहुत ही ब्यूटीफुल और कमाल था इसके अंदर फैसिलिटीज़। अभी मेरा इंटरनेट नहीं चला क्योंकि OTP रिसीव नहीं हुई, तो मैं ऊपर जाता हूँ, एक दफ़ा ट्राई करता हूँ, अगर मुझे उसकी एक्सेस मिल गई तो वहीं उसका इंटरनेट जो है वो ऑन करूँगा। मजान लॉन्च की एक्सेस मिल गई है। मेरे पास इंटरनेट चल नहीं रहा था, मैंने ड्रैगन पास से चेक करना था, मालूम नहीं था। मैंने उनसे पूछ लिया कि क्या आप अभी भी ड्रैगन पास एक्सेप्ट कर रही हैं, तो उन्होंने कहा जी। तो फिर मैंने अपना ड्रैगन पास दिखाया और मुझे यहाँ की एक्सेस मिल गई। अभी मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मैं यहाँ पे कुछ नाश्ता भी करूँगा और साथ में आपको दिखाऊँगा भी कितनी ज़्यादा आइटम्स होती हैं और जो फूड क्वालिटी का लेवल है, सुभान अल्लाह। और उसके साथ साथ ही खूबसूरत लॉन्च देखिएगा, इसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से बनाया है। अपना एक तो आर्किटेक्चर खूबसूरती भी है और दूसरा जो रिवायत है प्राइवेसी की, कपल्स के बैठने की, वो उसका भी बड़ा ख्याल रखा गया है। तो साथ साथ ये आप देखते रहिए और मैं चलता हूँ फूड कोर्ट की तरफ। बुफे लगा है जहाँ पे, तो वहाँ पे जाके हम देखते हैं कि आज मेन्यू में क्या है
डेफिनेटली ब्रेकफास्ट है तो उसी हिसाब से अभी मेन्यू होगा। हमेशा की तरह यहाँ पे सैलड है, जैतून की अक़साम है और यहाँ पे इनके अरेबिक स्टाइल शुरू हो जाते हैं, हुमस है और इसी तरह करते हुए आगे यहाँ पे क्या है, ग्रिल्ड चिकन है आपके पास। ओहो हो क्या बात है। समोसा है, रोस्टेड समोसा है, इसके बाद मशरूम है आपके पास। वाह, मशरूम के बाद नेक्स्ट क्या है, अच्छा ये चीज़ कौन सा है, चेदर चीज़ ऑमलेट। ओके जी, ऑमलेट है। इसके अलावा यहाँ पे ये आपको स्वीट्स मिल गई और ये ज़रूर खाऊंगा। ये आई थिंक स्मूथीज़ को बोलते हैं, योगर्ट या किसमें ये स्ट्रॉबेरी मिक्स करते हैं। इसके बाद दही है और ये रखे इन्होंने फ्रूट, लेकिन यहाँ पे भी शवारमा रैप है, चिकन रैप, वेजिटेबल सैंडविच, सब कुछ है और इंतहाई फ्रेश किस्म के ये सारी आइटम्स यहाँ पे रखी हैं इन्होंने। शुरुआत मैंने की है इन चीज़ों से और इसमें सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं ये मशरूम खाने में, क्योंकि मशरूम आप जानते हैं अरब लोग इसको सहराओं में तलाश करने के लिए कैसे भागते हैं और बहुत महंगा बिकता है ये, और देखने से तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। अब टेस्ट करके देखते हैं ज़रा। इसके टेस्ट में आपको गोश्त जैसा भी जायका फील होता है, जैसे गोश्त खा रहे हैं आप। इसका बाकी एरिया तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ के रेस्ट रूम भी आप देखिए, वो भी कितने खूबसूरती से बनाए गए हैं। ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट व्लॉग के अंदर दिखाई थी, ये देखिए ज़रा। हाँ, और ये इस तरफ शावर एरिया है, ये वॉशरूम्स हैं, ठीक है। मजान लॉन्च। मुझे तो लगा था कि भूख बहुत लगी और बहुत खाऊंगा, लेकिन अपना तो पहला राउंड ही भाई आखिरी साबित हो गया। उसके बाद वो जो पहले खा लिया, उसके बाद ये है, बस ये इसलिए लिया, एक तो फ्रूट में हर जगह लाजमी टेस्ट करता हूँ और उसमें ऑरेंज, और दूसरा ये कि चलो अभी 2 घंटे बैठने तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ खाते रहेंगे। तो ये जनाब यहाँ का मील यही नसीब में था। अब तकरीबन 3 घंटे के बाद कोई नया लॉन्च लेंगे तो उस पर देखेंगे और क्या खा सकते हैं। मजान लॉन्च यहाँ का सबसे बेहतरीन लॉन्च है और उसके अंदर हर एक चीज़ इंतहाई ज़बरदस्त होती है। लेकिन ये आम अगर आप खाएं तो आप पाकिस्तानी होने पे शुक्र अदा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कैसी कैसी नेमतें दी हैं। हमारे यहाँ जो आम बिकते हैं ना, जितनी भी अक़साम, उनमें से किसी के करीब करीब भी इसका जायका नहीं है। ये वाला पाकिस्तानी आम के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ये यूँ लगता है जैसे वो कच्चा आम जो होता है ना, वो थोड़ा सा पका हुआ है, जायका नहीं है इतना। पाकिस्तानी जो आम आखिरी सीज़न में होते हैं ना, जाते जाते, वो भी इससे बेहतर होते हैं जायके में। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया और उसके बाद तकरीबन मेरे पास 1.25 घंटा बाकी है, तो मैंने करनी है थोड़ी रेस्ट। मैं आ गया हूँ राइट साइड पे, ये इनका रेस्ट एरिया है। यहाँ पे सोफ़ा है, कुशन वगैरह रखे हुए हैं और ये देखिए यहाँ पे कंप्यूटर्स भी हैं, अगर किसी ने काम करना है तो इस पे कर सकते हैं। ये वाला एक तो ऑप्शन है, मैं इसको बाद में देखता हूँ, क्योंकि इससे पहले अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन मेरे पास है, वो देखिए वो बेड बने हुए हैं। अब देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो तकरीबन मैं 1 घंटा यहाँ पे सो जाऊँगा, उसके बाद जाएंगे कहीं और। ये नमाज के लिए भी उन्होंने यहाँ जगह बना रखी है। मस्कत एयरपोर्ट पे अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए सिर्फ लॉन्ज ही नहीं, बल्कि इसका जो फूड कोर्ट एरिया है ये भी बहुत ज़बरदस्त है, और जितने भी गेट्स के सामने वेटिंग एरियाज़ हैं वो भी सब बड़े कमाल बने हैं। ऐसी उसकी सेटिंग है कि आप उस पर सो भी सकते हैं। और ये यहाँ पे देखिए जो फूड कोर्ट है, ये देखिए कितना ज़बरदस्त है, और व्यू साथ में चेक कीजिए। यहाँ पे आप बैठते हैं और आपको सारे प्लेन्स जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं, जो आने वाले जाने वाले अभी ये टेक ऑफ के लिए रेडी हैं। यहाँ पे भाई बी रिलैक्स भी था एक, जो ड्रैगन पास के ऊपर मुझे अवेलेबल था। मैंने इनसे पूछा तो यहाँ पे 2 तरह की सर्विसेज हैं आपको, एक 15 मिनट बैक मसाज जो कि शायद ये लेडी देती है, और एक 30 मिनट चेयर मसाज। तो मैंने यही ले लिया कि मशीन से जो मसाज है वो कर लेंगे, क्योंकि व्लॉग भी बनना है, फिर परेशानी हो जाएगी अगर मैंने बैक मसाज करवाया। इस ड्रैगन पास के ऊपर ये बी रिलैक्स भी है, लॉन्ज एक्सेस वो अलहदा होती है। बी रिलैक्स के अंदर मसाजर सीट्स हैं, बैक मसाज ख़वातीन करती हैं। तो यहाँ पे मैंने वो ऊपर, चूँकि मजान लॉन्ज के अंदर उनकी जो मसाज चेयर थी वो ख़राब हो चुकी थी, तो मैंने यहाँ पे मसाज ले लिया। जो थकावट थी वो रिलैक्स हो गया आधे घंटे का। अब दिल ना भर गया था बस, फिर मैंने खुद ही वो बंद करके उठ गया।
फाइनली मस्कत से दोहा जाने के लिए फ़्लाइट शो हो चुकी है, उसका गेट B1 बताया गया है। तो B1 की तरफ जा रहा हूँ और तकरीबन अब से 55 मिनट बाद ये फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी और मेरा ख्याल है यहाँ से जितना करीब है 1 घंटा लगेगा फ़्लाइट को मस्कत से दोहा पहुँचने में। मस्कत एयरपोर्ट पे एक मरतबा फिर प्रॉब्लम हो गई इमिग्रेशन की। यहाँ पे वो कह रहे क्यों जा रहे हैं, फिर उन्होंने अपने सीनियर से पूछा। एक स्टोरी है, मैं आपको सुनाता हूँ कहीं बैठ के, क्योंकि अभी तकरीबन 35 मिनट रह गए बोर्डिंग यानी टेक ऑफ में। बोर्डिंग गेट पे मुझसे पहले एक फ्रांसीसी था, उसको उन्होंने रोका हुआ था कि आप दोहा जा रहे हो, वीज़ा नहीं है। उसने बताया कि वीज़ा ऑन अराइवल, तो उन्होंने रोक लिया और उसके पीछे मैं गया, तो हम दोनों को उन्होंने साइड पे कर दिया और मुझे कहने लगे कि आप दोहा के अंदर रेजिडेंट हो। मैंने कहा नहीं। यहाँ पे ओमान में रेजिडेंट हो। मैंने कहा नहीं। तो फिर आप कैसे जा रहे हो? मैंने कहा वीज़ा ऑन अराइवल। शायद उनके इल्म में यह बात नहीं थी। फिर उन्होंने किसी से पूछा और उन्होंने जो वहाँ का होटल बुकिंग और ऑनवर्ड टिकट, रिटर्न टिकट देखते हैं या ऑनवर्ड कि आपने आगे कहाँ जाना है। फिर मैंने बताया रियाज जाना, तो वो वीज़ा भी चेक किया। तो उसके बाद कोई तकरीबन 10 मिनट लगे इसमें और सारा चीज़ें चेक करने के बाद, और वो प्रॉपर चेक करती रही मोहतरमा। उन्होंने टिकट वगैरह चेक की, उसके बाद मुझे कहा ठीक है आप जा सकते हैं। पूरे 1 घंटे की ताख़ीर के बाद हम दोहा जा रहे हैं। अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, 2-3 फ़्लाइट इसकी डिले। और इधर रही सलाम एयर, और हमारे वाला जो तैयारा है ये सलाम एयर का है भी नहीं, मतलब इसके ऊपर कोई प्रिंट और नाम कुछ और ही है। तो ये आ गया जनाब अपना दोहा का एयरपोर्ट, और जिस तरह से कतर एयरवेज़ के एक स्टैंडर्ड है, चर्चे हैं, वैसे ही यहाँ का एयरपोर्ट भी बड़ा ही शानदार खूबसूरत। अभी यहाँ पे मुझे जाके ये देखना होगा कि पहले मैं बैगेज क्लेम करूँ या वीज़ा जाके लूँ। जो चीज़ पहले आ गई वही पकड़ लेंगे, बैग हुआ या फिर वीज़ा। लेकिन वीज़ा के मुतालिक जब मैं आ रहा था तो मस्कत में एक बंदा कहता कि अब वीज़ा नहीं दे रहे, ये वाला वीज़ा ऑन अराइवल। मैंने कहा क्यों? कहता ये पिछले दिनों बंद कर दिए। मैंने कहा जाने दे यार, दुनिया जा रही। खैर अब चेक करते हैं भाई, पहले अपने बैग वगैरह ले लेते, उसके बाद दोस्तों को फ़ोन करूँगा और फिर वीज़ा की तरफ चलते हैं। वो बालू भी नज़र आ गए हैं। जब भी आप यहाँ पे आओ ना दोहा एयरपोर्ट पे, तो ये इससे मुलाकात ज़रूर होती है, चाहे आपने दोहा अंदर आना हो या ना आना हो। क्या माइटी, क्या शानदार एयरपोर्ट है यार कतर का, ज़बरदस्त। यहाँ आने से पहले बहुत एहतियात की थी, हर एक चीज़ पूरी की थी, लेकिन फिर भी मुसीबत गले पड़ गई। और यहाँ पे ये सामने डिस्कवर कतर का काउंटर है। पहले मैं यहाँ पे पीछे इमिग्रेशन पे गया तो इमिग्रेशन वालों ने यहाँ भेज दिया, और यहाँ आप बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ 2 दिन का वीज़ा मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। और टिकट है आपकी 5 दिन बाद की, तो लिहाजा या तो टिकट तब्दील कराओ या होटल बुकिंग करो। अब ये क्या स्टोरी है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी तो मैं बस अपनी जो बुकिंग है ना उसका कुछ सोच रहा हूँ कि क्या करना है। मतलब सारा जो प्लान था ना वो यहाँ पे आके सरदर्द बन गया। जो प्लान किया था वो नहीं हुआ। अब ये जो नई चीज़ है ये मैं डिटेल से आपको बताऊँगा ताकि आपको भी पता चले, जब आप आएँ तो तैयारी करके आएँ। कतर वीज़ा ऑन अराइवल को जितना आसान समझा था ये उतना ही ज़्यादा मुश्किल निकला, और इसने ऐसा दर्द सर बनाया। और एक तो बजट को इसने ख़राब कर दिया, और दूसरा जो कुछ सोचा था यहाँ दोस्तों के साथ एंजॉय करने का वो वैसा हो भी नहीं पाएगा। तो भाई कतर वीज़ा ऑन अराइवल पे आ रहे हो तो चंद बातें हैं जो सुन लेना। अभी यहाँ पे मेरी हिम्मत नहीं हो रही 2 घंटे मुसलसल सोच के कि करूँ क्या। तो अब मैं ज़रा जा रहा हूँ वापस अपने होटल। यहाँ से मुझे निकल गया, वीज़ा मिल गया, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ से होटल पहुँच के फिर तसल्ली से आराम करके बताता हूँ कि यहाँ पे मेरे साथ हुआ क्या है, और वो डिटेल सेव कर लीजिए ताकि आपके साथ ऐसा ना हो। दोहा में अपने होटल पहुँच चुका हूँ। पहले आपको ज़रा रूम दिखा दूँ, उसके बाद अगली स्टोरी बताता हूँ कि इमिग्रेशन के ऊपर आज क्या सीन हुआ। भैया आम तौर पे रूटीन यही है कि जब आप डिस्कवर कतर से 2 नाइट्स बुक करते हैं कतर आने के लिए, तो आपको यहाँ पे उन 2 नाइट्स पे 1 महीने का वीज़ा दे दिया जाता है। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। मुझे कहा गया कि आपके पास 2 रातें स्टे है, 2 दिन का आपको वीज़ा मिलेगा। मैंने बड़ी बहस की और फिर कहा कि भाई आप ज़रा 2 नाइट्स का ही दे दीजिए। वो कहने लगा ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी जो अगली फ़्लाइट रियाज जाने के लिए है, यानी यहाँ से निकलने की, वो 5 दिन के बाद की है। तो ये 2 नाइट्स का स्टे और फ़्लाइट 5 दिन बाद, ये समझ में नहीं आती। booking.com से बुक कर रखी थी होटल रिजर्वेशन, वो भी उन्होंने नहीं मानी। तो अब मैंने दोबारा से फिर 2 रातों की
और बुकिंग करवाई डिस्कवर कतर से ही, और फिर जो मेरी टिकट 12 तारीख की थी उसको 11 तारीख का करवाया, तब जाके मुझे एंट्री मिली। अब मैंने बहुत सी चीज़ें प्लान कर रखी थी, मेरा इरादा था कम से कम कोई 1 हफ़्ता यहाँ रहने का, और इतने सारे दोस्त हैं सबके साथ एक एक रात गुजारने का, उसकी प्लेस पे बचपन के दोस्त हैं, अजीज़ व अकारब हैं। लेकिन मुझे ये सारी जो होटल बुकिंग है बाय करना पड़ी। अब मैं इस होटल को छोड़ के नहीं जा सकता, डेफिनेटली जो मैंने पे किया है तो वो मैं इस्तेमाल तो करूँगा। अब अगर मैं इसको छोड़ के चला भी जाता हूँ तो मुझे ये नहीं पता कि उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना हो कि ये बंदे ने होटल बुक किया है और ये इधर रह नहीं रहा। और वैसे भी जब आप एक सर्विस आपको चाहिए नहीं तो आप उसका पे क्यों करें। अच्छी बात है, रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, कतर भी उससे अर्निंग भी हो, एक निज़ाम भी डेवलप हो। लेकिन अगर ऐसा करेगा कतर कि जितने दिन वो डिस्कवर कतर से ही बुकिंग करके लोग यहाँ रह सकते हैं, तो फिर टूरिज़्म पे बड़ा बुरा असर पड़ेगा। शायद कतर को इससे फ़र्क ना पड़े क्योंकि वो एक अमीर मुल्क है। हम यहाँ पे आए हैं, हमारे साथ जो कुछ हुआ है वो आपको इसलिए बता रहे हैं कि भाई मैंने आने से पहले बहुत से लोगों से पूछा, वीडियोस देखी, तमाम यही कह रहे थे 2 दिन का बुकिंग करो उसके बाद महीना स्टे। कोई महीना स्टे नहीं मिलता। आज जो बात कर रहा हूँ, आज 8 अगस्त हो चुकी है, तो 8 अगस्त को 7 को मैं आया था, अभी रात के पता नहीं 3 बज चुके हैं। 8 अगस्त को भाई ये सीन चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि अगर आप मैंने दोस्तों को बताया ना, तो उन्होंने कहा कि अगर आप करते ना कतर एयरवेज की बुकिंग तो आपके साथ ये नहीं होता। तो मैंने कहा मैंने तो उसको बोर्डिंग पास भी नहीं दिखाया, उसको तो पता ही नहीं है कि मैं किस एयरलाइन से आ रहा हूँ। तो ये कतर एयरवेज और किसी और चीज़ का नहीं है। डिस्कवर कतर का जो डेस्क है उसके ऊपर भी बड़ी सख्ती है। इमिग्रेशन ऑफिसर भी देखता है कितनी रातों की होटल बुकिंग है और फिर उसी हिसाब से वीज़ा देता है। मुझे 5 दिन का वीज़ा मिला, बल्कि 4 दिन का वीज़ा सिर्फ मिला है। और उसके बाद अगर ओवर स्टे करूँगा तो मुझे फिर 250 रियाल, कतरी रियाल, एक दिन के जुर्माना वो अदा करना होंगे। जितने दिन रहूँगा उसी हिसाब से उतने पैसे। तो भैया याद रखिए, अगर आपने यहाँ पे आना है, कोई आप अजीज़ व अकारब के पास रहना, भाई कज़न, वो नहीं चलेगा। अगर वीज़ा ऑन अराइवल है तो आपको डिस्कवर कतर से उतने दिन की बुकिंग करनी होगी। ऑनवर्ड या रिटर्न टिकट हो फिर ही आपको यहाँ पे वीज़ा मिलेगा। तो बस ये व्लॉग यहाँ पे ख़त्म है। नींद बहुत आ चुकी है, सारा दिन आज बड़ा ही मसरूफियत वाला गुजरा। बाकी उम्मीद करते हैं कि जो 4 दिन हमारे कतर में बचें ये अच्छे गुजरें और हम आपके लिए कोई अच्छा कंटेंट यहाँ पे बना सकें। आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।